सोने से 5-10 मिनट पहले एवरीडे डेली की प्रैक्टिस कर दो। सोने से 5-10 मिनट पहले सर पे हाथ रखो ऐसे और अपने आप से बोलो, कोई भी लैंग्वेज आपकी जो भी होवे, कि मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। ऐसे 4 से 5 बार बोला, 2-3 बार रिपीट कर लो, हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगी। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आज मिलाने आया हूं उस शख्सियत से जिन्होंने भारत ही नहीं, अफ्रीका के कई ऐसे देश जो आपस में लड़ रहे हैं, परेशान हैं, वहां की आबादी परेशान है, यूएई जहां बहुत सारे भारतीयों ने अपने बुलंदी का झंडा गाड़ रखा है, वहां से चले आए रिजवान अढ़ातिया साहब से। स्वागत है आड़त साहब। थैंक यू। और मैंने तो बताया संक्षिप्त में, ये बुलंदी का झंडा कैसे गाड़ा रखा है और है क्या? देखो, हर चीज सीड से शुरू होती है। पहले सीड डालना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसका नर्चर करना पड़ता है, उसमें पानी और सब डालना पड़ता है, उसको प्यार करना पड़ता है, तब जाके वो ग्रो होके एक बड़ा होता है। सेम थिंग पर्सनल लाइफ, सेम थिंग प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि सबसे पहले शुरुआत हमें छोटे से करनी चाहिए, जो हमने छोटे से शुरू की थी और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। कहते हैं ना, शून्य से सब कोई चलता है, शिखर तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। और रिजवान साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने बहुतों की जिंदगी में तब्दीली लाई है, बदलाव लाया है अपने कामों से, और अपने को तो बदला ही है। रिजवान साहब कह रहे थे शून्य से चले हैं आप। यस। तो अपनी जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर आपके कामों के बारे में हम जिक्र करेंगे। जरूर जरूर। मैं ओरिजिनल पोरबंदर गुजरात, जहां महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, वो गांव से हूँ। हमारा बचपन भी महात्मा गांधी जी के साये में, उनके आश्रम के साये में गुजरा है। हमारा जो हम्बल बैकग्राउंड है, हम 9 जन के परिवार थे, पेरेंट्स एंड 7 बच्चे। मैं आई वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड और सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ फादर थे, जो मूंगफली की रेडी निकालते थे और पूरा फैमिली को पालते थे। लेकिन बचपन से मुझे सेक्युलर एजुकेशन में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हमारे कोई भी भाई बहन इतने पढ़े लिखे नहीं थे और नहीं पढ़ते थे, तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बचपन से मैं रिलीजियस बुक्स पढ़ना, हम लोग इस्माइली आगा खानी मुस्लिम है, तो कुरान जो है, होली कुरान है, वो हमारा जीवन है, उनको पढ़ना, और दूसरी जो हमारे रिलीजियस किताबों को पढ़ना बचपन से 5-6 साल की उम्र से मैंने शुरुआत कर दिया, जो कि हर बच्चा, हर धर्म के बच्चे को शुरुआत से ही देते हैं, ताकि आगे जाके थोड़ा धर्म के साथ जुड़ा हुआ रेवे। तो मेरा भी ऐसा ही था, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा डीप में जा रहा था और 13-14 साल की उम्र तक बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें मुझे पता चली जो मेरा जीवन का हिस्सा बन गई और आज तक मेरा जीवन का हिस्सा है। वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप उसमें से भी कुछ अपने जीवन में ग्रहण करोगे। तो 13-14 साल की उम्र से पहली चीज जो मुझे पता चला और मेरा जीवन का अमूल्य एक हिस्सा बन गया, वो था सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे उठना, जिनको हम पहला पहर कहते हैं। सूरज निकलने से 3 घंटे पहले, जो बहुत स्पिरिचुअली पावरफुल और ब्लेसिंग से भरा हुआ होता है। जो कोई इंसान उठ के मेडिटेशन करे, ध्यान करे, साधना करे, पॉजिटिव बोले या पॉजिटिव अपना क्या बोले, विचार को स्ट्रॉन्ग बनावे या बड़े बड़े ड्रीम्स करे, प्रेयर्स करे। और देखते हैं हम बहुत सारे लोग या साधु संतों, हमारे मौलाना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जो काम करेंगे वो सुबह ही करेंगे, और सुबह ही ज्यादा काम होता है सूरज निकलने से पहले, क्योंकि सूरज निकलने के बाद तो ट्रैफिक शुरू हो जाती है, कोई भी प्रेयर्स, प्रार्थना पहुंचने में समय लगता है। लेकिन सूरज निकलने से पहले जो हमने सीखा है, बहुत फास्ट परमात्मा तक पहुंच जाती है। और वो भी इंतजार करते होते हैं कि मेरे जो बंदे हैं आवे मेरे पास, उनकी प्रार्थना लेके, मेडिटेशन लेके आवे, तो वो भी इंतजार करते हो, क्योंकि वो भी उठ जाते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त पे। किस उम्र में आपने शुरुआत की, और अगर याद करें? हाँ, 13-14 साल की उम्र में हमने 3 बजे उठना शुरू किया और मेडिटेशन सीखा। ये किसी ने कहा आपको या फिर खुद ब खुद ऐसे प्रेरणा मिली? बस ये रिलीजियस बुक्स पढ़ता था, उसमें से मैं कुछ न कुछ निकालने की कोशिश करता था, और वहां से मुझे ये प्रेरणा मिली कि सुबह उठ के ये सब चीजें करेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आपकी लाइफ एक हैप्पीएस्ट, हैप्पी पर्सन के साथ आप जो जीना चाहते हो, सुकून, शांति या हैप्पीनेस के साथ, वहां बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सुबह का रहेगा जो आप जो उठ के करेंगे। ये 13-14 साल में आप पोरबंदर में थे? हाँ, पोरबंदर में था।
हाँ, मैं स्कूल में पढ़ता था, गुजराती स्कूल में, हमारे मदरसा में पढ़ा। उसके बाद एक गवर्नमेंट स्कूल में 7, 8, 9 किया और 10th फेल हुआ तो स्कूल भी 1985 में हमने छोड़ के हमारे गांव में पहली जॉब लग गई, जो जैसे मैंने बताया ना कि सीड वहां से गया था। तो 1985 में 15.5 साल की उम्र में पहली मेरी छोटी सी जॉब थी, जहां मेरी तनख्वाह 175 रुपीज पर मंथ थी। अब यूएस डॉलर की बात करें, क्योंकि आज दुनिया छोटी हो गई है, तो महीने के $10 पर मंथ आई वाज अर्निंग एंड टाइमिंग वाज फ्रॉम 9 AM to 9 PM। 12 घंटे की ड्यूटी थी, ठीक बीच में खाने का टाइम न मिलता था क्योंकि छोटी सी उम्र थी। लेकिन 175 रुपीज जो मुझे मिलते थे, अभी वो रिलीजियस बुक्स में से जो दूसरी प्रेरणा जो मुझे मिली थी, जो मेरा जीवन का हिस्सा थी, वो थी मानव सेवा। क्योंकि मानव धर्म से उत्तम और कोई धर्म नहीं है। सब अपने अपने धर्म में हमें आस्था है, हम फॉलो करते हैं, लेकिन मानव धर्म को जो आप सही तरह समझ लो, एक इंसान को जब आप कुछ दान देते हो, कुछ चीज देते हो और उनकी स्माइल जो आपको इतनी इंस्पायर और इतनी एनर्जी देते हैं, सबने फील किया होगा क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से चैरिटी करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, उनकी तकलीफ को आसान करते हैं और उनकी जो खुशी होती है वो हमें एनर्जी देती है। सो मानव धर्म से कोई उत्तम धर्म नहीं है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी कैपेसिटी है, 100 रुपये की नहीं, 10 रुपये की कैपेसिटी है, 10 रुपया, लेकिन दिल के अंदर एक भावना रखो कि मुझे लोगों की सेवा करनी है और रोज करनी है। तो वो समझ हमें 15 साल की उम्र में आ गई थी और जब हमने जॉब शुरू किया, घर पे खाना पीना मिल जाता था, तो मेरी जो तनख्वाह आती थी उसका कोई काम नहीं था, कोई ऐसी आदतें भी नहीं थी क्योंकि मैं रिलीजियस में ज्यादा डीप में था और मेरे फ्रेंड्स भी थे, वो अच्छे फ्रेंड्स थे क्योंकि मेरी तरह समझने वाले। और 175 रुपीज में से मैं मैक्सिमम पैसा, हमसे ज्यादा गरीब थे पोरबंदर में, वहां मैं बांटता था। मुझे बहुत खुशी मिलती थी, बहुत अलग ही फीलिंग आती थी और पता नहीं इतनी गरीबी में भी अपने आप को मैं बहुत खुश नसीब समझता था 15-16 साल की उम्र के अंदर। रिजवान साहब कहते हैं जो पहला प्यार होता है, राइट, है ना, वो हमेशा याद रहता है। तो पहली सेवा या जो आप कह रहे हैं 175 रुपए में जो पहला दे काम जो किया, वो कौन सा था, अगर याद करें आप तो? ओके, मेरे बहुत याद है और मेरे दिल के अंदर भी है, मैं मेरी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। ये बात है नवंबर 1985 की, जब मुझे तनख्वाह मिली थी, मेरी जेब में पैसे पड़े थे और तकरीबन रात को 10 बजे के आसपास एक बुजुर्ग आदमी मुझे रास्ते में मिलते थे और उसने मुझे बोला मेडिकल स्टोर कहाँ है। तो मैंने उनको गाइड किया, लेकिन गांव से आए हुए थे, बुजुर्ग थे। वो बोला मेरा पोता बहुत बीमार है और डॉक्टर ने बोला दवाइयां लेके आ जल्दी से, तो प्लीज मुझे तू मदद कर। तो मैं उनको लेके गया एक मेडिकल स्टोर पे, वहां जाके उनको बोला जल्दी दवाइयां दे। उसने दवाइयां निकाली, बिल बनाया तो 110 रुपीज का बिल बना। अभी वो बुजुर्ग बेचारे एक जेब में से पैसे निकाले, दूसरी जेब में से पैसे निकाले तो सिर्फ 70 रुपीज थे, 70 रुपीज, 40 रुपए कम थे। और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे दुकान मालिक को, मैं पीछे खड़ा था और वो दवाई दुकान वाला तो धंधा लेके बैठा था, तो वो तो दवाई तो देगा नहीं। वहां पता नहीं मेरे दिल के अंदर पता नहीं खुदा ने क्या उतारा और सडनली मैं आगे गया, उनके पैसे रोके, पैसे दिए, मेरी जेब में से मैंने पैसे निकाले और 110 रुपये का पूरा बिल चुका दिया। और बाकी के पैसे मुझे याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है कि शायद वो भी मैंने उनको दे दिया है। और उसके बाद मैंने जाने के समय पे मेरा घर दिखाया छोटा सा कि मैं यहाँ रहता हूँ, जब भी तकलीफ होवे तो आ जाना। और बाद में जो एक भावसी जी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पोरबंदर में, आज भी है हमारे घर से 200 मीटर पे, वहां मैंने उनको छोड़ा। तो उसने सिर्फ इतना बोला, सर जी, बुजुर्ग आदमी थे बेचारे, उसने सर पे हाथ रख के बोला भगवान तेरा भला करे। ये रात को मैंने उनको छोड़ के आ गया। मैं जब सोने गया, मैं आपको सच बता रहा हूं, सोने गया, पूरी रात में सो नहीं सका। मुझे इतनी खुशी और इतना डिफरेंट कुछ फीलिंग आ रहा था। 16.5 साल की उम्र के अंदर कुछ नया अलग कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था। और जो लोग सेवा करते, जो लोग दान पुण्य देते, उनका हर एक को एक्सपीरियंस। बस हमारा काम यही है, लोगों को इंस्पायर करना, बस कि लोगों अच्छी लाइफ जिए। हमें और कुछ नहीं है जीवन में, कुछ नहीं चाहिए, हम किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले ने बहुत दे दिया है। अच्छा, तो आपकी ये घटना आप दर्शकों को बता दें कि रिजवान फिल्म एक बनी है और उसके जो पर्दे के बाहर के कैरेक्टर हैं जिनको फिल्माया गया है, वो रिजवान आड़तिया साहब हमारे साथ हैं
और वो फिल्म में ये बात कही गई है ना कि आप बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जो पहला प्यार जो था उसका इजहार किया। तो क्या हुआ उस जर्नी के बाद, अपनी जर्नी के बारे में बताया, और फिर रिजवान फिल्म के बारे में दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा देखिए एक बार जरूर, रिजवान साहब को समझना हो तो। हाँ, जो ये इंसिडेंट मैंने बताया ये बुजुर्ग आदमी का दवा का, तो वो रात मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं सो नहीं सका। और वो रात को मैंने अपने आप को एक कमिटमेंट दिया, मैंने अपने आप को एक वादा किया कि मैं मेरा पूरा जीवन लोगों की सेवा में खर्च करूंगा। अभी नवंबर 1985 175 रुपीज से जर्नी शुरू हुई, तब से लेके आज मैं 56 इयर्स का हो गया हूं। एक दिन भी ऐसा नहीं गया, मेरा खुदा गवाह है, कि जहां मैंने लोगों की सेवा नहीं की है। तो जीवन के अंदर छोटी सी जिंदगी है, जितना अच्छा कर सकेंगे वो हमारे साथ आने वाला है। बाकी तो दुनिया पूरी यहाँ छोड़ के ही हमें जाने की है हमें। तो जो बोलते हैं ना, कर्म चाहे अच्छा या बुरा वो सब साथ में आने वाला है। बाकी तो वो बोलते हैं कि अपना नाम है वो मरहूम लेट हो जाएगा, हमारे कपड़े है वो कफन हो जाएगा, हमारा गाड़ी बंगला मकान है वो कब्र हो जाएगी, साथ में सिर्फ पाप और पुण्य आएगा। चाहे वो अच्छे पुण्य हो या चाहे पाप, जो भी हो, हमारा वो बैंक बैलेंस बन के हमारे साथ आने वाला है। तो वो रात को हमने डिसाइड किया कि हम लोगों की सेवा में जीवन खर्च करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, जब आप ऐसा अच्छा काम करते हो तो ऊपर वाला भी आपको कहीं ना कहीं देखता है, आपके ऊपर भरोसा करता है और आपको आगे अपॉर्चुनिटी देता है। विद इन अ फ्यू मंथ्स आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम कॉन्गो विद $200 सैलरी विच इज 20% हायर। जो मैं $10 की बात किया उसका 20 गुना मुझे 17 साल की उम्र में मुझे जॉब मिली। वो ज़हीर करके देश था, आज DR कॉन्गो बुलाते हैं। वहां मैं $200 में गया और वहां जाके मेरी स्ट्रगल, मेरी चैलेंजेस, मेरा जो खुदा कसौटी भी करता है, भगवान जो है ना देता भी है ना, तो कसौटी करता है कि आदमी में कितना दम है। हर एक इंसान के ऊपर कसौटी होती है। जो इंसान, बहुत कम इंसान होते हैं इसमें खरे उतरते हैं, बाकी लालच में, लोभ लालच में, बैंक बैलेंस में, प्रॉपर्टीज में, जायदाद में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। एनीवे वो उन सबके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। नहीं, इंटरेस्टिंग आपने कहा कि देखिए सामान्य दर्शक या हम जैसे कोई भी व्यक्ति, और भाई आप पैसा दिए जा रहे हैं लोगों को, एक फक्कड़ कहते हैं इसे, फक्कड़ का भाव है, और आप चले जा रहे हैं विदेश, कांगो चले गए और वहां आप अपने स्ट्रगल से चीजों को साबित किया। शायद बहुत विपरीत स्थितियां भी आई और उसमें भी आप नहीं टूटे। तो इस फक्कड़ व्यक्ति को ये ट्रैवल करने में जो मदद मिल रही है, तब से 1986 से लेकर के आप इस यात्रा पे निकले पड़े हैं, तो ये थोड़ी सी बताया कि क्या है। बस वही 1986 में 17 साल की उम्र में कॉन्गो गया। वहां जाके बहुत मेहनत की, बहुत चैलेंजेस फेस की है, बहुत अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि 3 बजे उठने की जो डिसिप्लिन थी ना, वहां से बहुत सारी एनर्जी मिलती थी, बहुत सारी ताकत मिलती थी और लड़ने की शक्ति मिलती थी। और उस हर चैलेंजेस को हम पॉजिटिव देखते थे और देखते थे कि कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गई। क्या जिसमें एक आदमी बोल रहा था कि थैंक यू वेरी मच सर, मैं सुसाइड करने वाला था लेकिन किसी ने आपकी मूवी की लिंक भेजी, मैंने मूवी देखी, अभी सुसाइड का प्लान कैंसिल किया और मेरे सारे प्रॉब्लम से मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। मुझे इतनी खुशी हुई है सुन के, मैं खुद ही आज भी देखो मेरी आंख में से टीयर्स आने लगे। मैंने ये बात आपको बताई तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट रियली लोगों को इंस्पायर करती है। मेरी मूवी है, इसके लिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैंने जीवन में बहुत सहन किया है, बहुत से, आप गूगल कर लेंगे रिजवान आड़तिया तो बहुत कुछ मिलेंगे जो हमारी लाइफ के अंदर हमने चैलेंजेस फेस किए। प्लस ये 2 घंटे की मूवी में भी आप देखे जाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि हमने क्या चैलेंजेस, इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखो हम सूट पहन के मिनिस्टर बन के बैठे हैं आपके सामने। पॉलिटिक्स में मैं नहीं हूं, प्लीज। अंपायर और अपने काम के बारे में बताएं दर्शकों को, तब लगे कि भाई रिजवान आड़तिया साहब यूं ही नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे अनुभव इनके पीछे। जैसे हमने बताया बहुत स्ट्रगल किया है। अफ्रीका के अंदर 35 इयर्स में रहा हूं, अभी 5 साल से दुबई सेटल हूं। सारा फोकस बिजनेस अफ्रीका में है।
हमने शुरुआत छोटे से की थी, लेकिन आज ऊपर वाले की मेहरबानी से और लोगों की दुआ से 10 देशों में बिजनेस है और तकरीबन 5000 लोग हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं और मैं वो ग्रुप का चेयरमैन हूँ। ये बिजनेस क्या है? गुजराती तो बिजनेस के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया। वही, बचपन में पढ़े लिखे नहीं थे और पता है छोटी सी उम्र में हमने जॉब शुरू किया, लेकिन आज का जमाना अलग है। आज पढ़ना लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट आगे जा रही है, AI आ गए, चैट GTP आ गए, बहुत कुछ आ रहा है। तो आज के टाइम में एजुकेशन मस्ट, फॉर्मल एजुकेशन, वो टाइम अलग था हमारे। तो हमारे चेन ऑफ सुपरमार्केट्स भी है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है अफ्रीका में, बहुत ऐसे अलग अलग हमारे बिजनेसेस है। आप गूगल करके देख सकते हो, सब पूरा ऑनलाइन ही होता है आज तो ये फिर भी जो आपने कहा कि $200 का पहला आपके पास ऑफर तनख्वाह था, तनख्वाह को आप कैसे, एंटरप्रेन्योरशिप एक खून में कहते हैं गुजरातियों के, या पोरबंदर के हैं तो गांधी जी के बारे में भी लोग कहते थे कि he was very excellent negotiator due to his business skill. तो कैसे बिजनेस की तरफ हम झुके? देखो, बिजनेस पहले तो जॉब से शुरुआत हुई थी और हमारे एक बड़े भाई थे, वो 82 में लेबर जॉब के लिए वहां अफ्रीका गए थे। तो दोनों भाई ने मिलके छोटा सा शुरुआत किया किसी के सहयोग से। वो सब मूवी में भी है और गूगल में भी मिल जाएगा। लेकिन बताना ये चाहते हैं कि हमने बचपन से ड्रीम करना सीखा था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आज जीवन के अंदर, लोग ड्रीम नहीं करते, और ड्रीम करते हैं तो भी लोगों को पता नहीं है एग्जैक्टली कैसे ड्रीम करना। हालांकि हर कोई बताता है, जैसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने भी बताया था ड्रीम के बारे में कि ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि हमें नींद नहीं आवे, राइट, सोने नहीं देवे। तो ड्रीम सब लोग बोलते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बोलते हैं, लेकिन ड्रीम करने का एक तरीका जो मैंने सीखा और मेरे जीवन में मैंने इंप्लीमेंट किया ना, वो ये है कि जो भी आपका ड्रीम हो, जैसे मुझे करोड़पति बनना था, 20 साल की उम्र में मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ के $700-800 तक पहुंची थी अफ्रीका में। वहां मैंने सीखा कि ड्रीम कैसे किया जाता है। मैंने ड्रीम करना शुरू किया कि मुझे करोड़पति बनना था, तो मैंने बोलना शुरू किया यूनिवर्स में कि मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं। दिन में 2 बार 3 बार पागलों की तरह जब अकेला रहता था तब मैं बोलता था, यूनिवर्स को मैसेज भेजता था। अब यूनिवर्स की जिम्मेदारी है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लावे। शाहरुख खान का डायलॉग आप सबने सुना है कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुड़ जाती है। तो यही है ड्रीम करना के यूनिवर्स में भेजना। वो यूनिवर्स खुद ही लाएगा अपॉर्चुनिटी, लेकिन खाली अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, उसके अंदर बहुत सारी चैलेंजेस भी आती है। आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है, फिजिकली स्ट्रांग बनना है, चैलेंजेस को पार करके आपके ड्रीम को अचीव करने में हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करना है। पहले सिर्फ हार्ड वर्क की हम बात कर रहे थे, आज स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो बिजनेस को चलाने का तरीका चेंज हो गया है, अलग अलग तरीके से काम, बहुत सारी चैलेंजेस भी चल रही है ग्लोबली, और बहुत सारी कंपटीशन भी आज दुनिया में है, पहले की तरह नहीं है इतना आसान। बहुत सारे हमें अवार्ड्स मिले हैं, हमारे एनजीओ को RF ग्लोबल नाम है, आप सर्च कर सकते हो, US, कनाडा, UK, बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीका की हमें अवार्ड मिला। लेकिन वो अवार्ड, रिकॉग्निशन, सम्मान वो मोटिवेट करता है। वो ऐसी बात नहीं है कि उससे हम बहुत खुश होके हम बैठ जावे, वो हमने बहुत अचीव कर लिया। हमने कुछ अचीव नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है। थोड़ा मुझे बताइए, दर्शकों को बताइए जो नहीं ट्रैवल करना, कि रिजवान आड़तिया फाउंडेशन जो 2015 से काम कर रहा है ना, वो क्या कुछ कर रहा है और कैसे लोगों की जिंदगी बदल रहा है? कहने पर से बात नहीं बनेगी, कैसे आप रीच आउट कर रहे हैं? और ये 3 देशों में ही, अगर भारत की बात करें तो भारत में कहां कहां RAF ने अपनी कौन सी भूमिका अदा की? ओके, RAF ग्लोबल अभी भारत में 3 स्टेट में काम कर रहा है, झारखंड, राजस्थान एंड गुजरात। बहुत सारे फोकस से हम लोग काम कर रहे हैं। वहां के जो विलेजेस होते हैं, लास्ट माइलेज के विलेजेस, वो विलेजेस के अंदर ओवरऑल फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए हम लोग काम करेंगे। एक गांव है जहां 3-4 हजार लोग रह रहे हैं, तो उनकी क्या नीड होती है, तो उनकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती है उसके अंदर थोड़ी इक्विपमेंट होनी चाहिए, थोड़ा अच्छे डॉक्टर, अच्छी नर्सिस होनी चाहिए, ताकि वो 3-4 हजार लोग वहीं से उनकी ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाए। तो पहला हम लोग कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट PHC, पब्लिक हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल्स होती है, उनको कैसे हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके उनको थोड़ा सही तरह कर देवे। दूसरा है जो वहां की गवर्नमेंट की स्कूल्स होती है, क्योंकि वहां बच्चे दूर दूर जा नहीं सकते पढ़ने के लिए, तो वही गांव के अंदर जो स्कूल्स होती है वहां टेक्नोलॉजी हम डालते हैं, वहां के टीचर्स को ट्रेन करते हैं, वहां की जो साइंस लैब या ऐसी नीड होती है उनको हम डाल के वहां के बच्चों को एक
अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो बच्चा हैप्पी जावे स्कूल और स्कूल जाके कुछ स्टडी भी करे। तो ये 2 चीज है। तीसरी चीज होती है हमने लाइवलीहुड पे ऊपर काम कर रहे हैं। जो वहां की गांवों की महिलाएं होती है वो कुछ नहीं करती है, बाहर नहीं जाती है क्योंकि हस्बैंड जाता है काम पे, और बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। तो वहां की महिला को हम जुड़ते हैं, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, जैसे गवर्नमेंट की भी स्कीम्स है। वो ग्रुप्स को अंदर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं। उसके बाद हम इंटरेस्ट फ्री लोन देके वो महिलाओं का छोटा छोटा उद्योग शुरू हो जाता है। वो महीने 2, 5, 7 हजार 10 हजार रुपया कमाना शुरू कर देती है। तो फैमिली की एक अदर इनकम शुरू हो जाती है। तो 10-12 साल का बच्चा स्कूल छोड़ के जो रोज का 50-100 रुपया कमाता है उसको वापस स्कूल में डाल देता है, क्योंकि अभी मदर भी कमा रही है। तो ऐसा करके हम लोग फैमिली की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं। सारा चीज आप सोशल मीडिया में आपको मिलेगी जो हम काम कर रहे हैं। बहुत सारा एप्रिसिएशन मिलता है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा हम फंड रेजिंग भी करते हैं, हमारा खुद का फंड होता है, हम फंड रेजिंग भी करते हैं। और लोग कॉर्पोरेट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, और जो भी जुड़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमारा प्लान है स्लोली ग्रेजुअली पान इंडिया में काम करना। वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन किसी भी एनजीओ के लिए, एनजीओ को देखने वाले भी लोग, एनजीओ करने वाले लोग आरएएफ के काम को समझना चाहेंगे तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक बड़ी चुनौती है किसी भी एनजीओ के लिए। फिर फंडिंग कहाँ से आ रहा है, फिर फंडिंग है या नहीं, या गलत फंडिंग है, तो उसको कैसे आप एनालाइज करते हैं कि हाँ आपके जो एनजीओ में फंडिंग है या फंडर्स हैं उसका कोई और उद्देश्य नहीं है, सिंपल जो आप करना चाह रहे हैं फोकस वही उद्देश्य, वैसा कोई प्रावधान आपने रखा है या फिर जो आ रहा है उसको कर रहे हैं? नहीं, हम बहुत सिलेक्टिव और बहुत कॉर्पोरेट्स के साथ हर चीज हम चेक कर, क्योंकि हमारा खुद का फंड है। पहले तो हम सालों से हमारे खुद के फंड से ही चलाते हैं, आज भी ज्यादा तक तो मेजोरिटी हमारा खुद का फंड है, तो वो तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा है जो कॉर्पोरेट हमारे साथ जुड़ते हैं तो बाकायदा उसकी सारी चीज एज पर द लॉ हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद ही हम वो फंड को एक्सेप्ट करते हैं। बाकी हम लोग फंड लेते नहीं है, ऐसे कोई भी आता है तो हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म का विजन है, हमें लॉन्ग टर्म काम करना है। तो लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आप शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते। हमने लाइफ में बिजनेस में भी कभी शॉर्टकट नहीं लिया है और आज तक नहीं लिया है और कभी लेंगे भी नहीं। सेम थिंग एनजीओ को भी एक एज ए बिजनेस की तरह जो एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस को हमने इधर आरएफ ग्लोबल में यूज करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रिजवान साहब, हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे ये सवाल, लेकिन जर्नलिस्ट हैं तो हर बात के लिए, हर काम के पीछे कोई न कोई आशंका लोगों के मन में घर की होती है, उसको हम लोग एड्रेस करते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी गतिविधियां हो रही हैं एनजीओ के रास्ते से। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, लोग कहते हैं, या बहुत सारे धर्मांतरण की चीजें चल रही हैं एनजीओ के रास्ते से। बहुत सारे ऐसे चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से लगता है कि मानव सेवा नहीं, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यू से। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है राष्ट्र के खिलाफ। जैसा आप तो वैसे वो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम हो रहा है, एक शंका लोगों के अंदर घर करती है। तो इस शंका को आरएएफ, रिजवान अढ़ातिया फाउंडेशन कैसे दूर करता है, या क्या प्रावधान रखें इसमें आप? नहीं, हम लोग बहुत सोच संभाल के, हम सेक्युलर फाउंडेशन है, न हम धर्म की कभी बात करते हैं, न हम कभी पॉलिटिक्स में जाते हैं या पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हम, हमारे फोकस है, जैसे मैंने बताया ना कि हमारे गोल सेट है, हमारे लॉन्ग टर्म के विजन से, तो हम वही रास्ते से जाते हैं। कहीं इधर उधर हम लोग नहीं किसी को हमारे में आने देते हैं, नहीं हम कहीं पे जाते हैं। और 40 साल से मैं बाहर हूं, लेकिन मेरा दिल आज भी हिंदुस्तान में है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से, अपने देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं। तो हम लोग कभी ऐसी बातें सोचते भी नहीं, ऐसी बातों को हम इनकरेज भी नहीं करते हैं और ऐसी बातों से हम दूर रहते हैं। इसीलिए आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होवे या हमारे दूसरे ऑनरेबल मिनिस्टर्स होवे या स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होवे, सब हमें प्यार करते हैं, हमें सम्मान देते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे एनजीओ की रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज दे नो कि दे आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन द सेक्युलर एनजीओ। मानवता की सेवा है। हम कभी धर्म, जात, बात कुछ नहीं देखते हैं और देखना भी नहीं चाहिए। जो लोग एनजीओ चलाते हैं, जैसे आपने बताया, देखो एक एनजीओ में हम समझते हैं, हमारी स्टडी के हिसाब से एनजीओ एक होली पवित्र एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि उसमें मानवता की सेवा की आती है बात। अब भगवान के गुनहगार हो सकते हो, भगवान माफ कर देगा, लेकिन मानवता का जो आप पाप करोगे या जो भी गुनाह होगा उसको भगवान माफ नहीं करेगा, क्योंकि भगवान
बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड जो है ना वो मानव है। तो मानव धर्म से कोई उत्तम धर्म नहीं है, इसके लिए बोलते हैं क्योंकि भगवान खुदा का बहुत ट्रस्ट और उनका पर्पस है कि इंसान को बना के दुनिया में भेजने का। तो मानव धर्म के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हमारा एनजीओ का कोशिश होता है कि हम सही तरह पकड़ के चले, और 10 साल से चल रहे हैं और 40 साल से 30 साल से इनफॉर्मली हम चले हैं। आज तक कभी भी किसी ने हमारे ऊपर या हमारे एनजीओ के ऊपर उंगली नहीं उठाई, इंशाल्लाह कोई नहीं उठाएगा, सबका ब्लेसिंग्स रहेगा। तो रिजवान साहब, ये जो फाउंडेशन बनाया आपने और कह रहे हैं कि आप लगातार अपने फाउंडेशन को मोबिलाइजेशन से काम कर रहे हैं, तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा फंड है फाउंडेशन के पास? इतना बड़ा नहीं है। हर साल हमारा एक बजट होता है फैमिली की तरह, और अफ्रीका में भी जैसे हमने बोला, क्योंकि अफ्रीका में हमारी कमाई है, इंडिया में हमारा कोई भी बिजनेस नहीं है। इंडिया में सिर्फ मैं आता हूँ हर महीना एक बार, सिर्फ सेवा करने आता हूँ देश की, देशवासियों की। तो यहाँ हमारा कोई भी बिजनेस, कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। अफ्रीका में हमारी कमाई है और अफ्रीका में नीड भी आपको पता है ज्यादा है, तो अफ्रीका में हमारा फोकस है। लेकिन इंडिया हमारी जन्मभूमि है, इसके लिए इंडिया में भी काम करते हैं। और जैसे हमने बोला कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है उनको हम कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ जुड़ो और हम मिल के काम करें, अपने देश को आगे ले जावे, हमारे देशवासियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। इस पॉइंट पे ये भी बता दीजिएगा, अफ्रीका में आपका कौन सा व्यापार है, कौन सा बिजनेस? अफ्रीका में जैसे मैंने बताया, हमारे चेन ऑफ सुपरमार्केट से वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो बिस्किट, जूस, पानी, ऐसे बेसिक जो खाने पीने की चीज, स्नैक्स जहाँ यहाँ मिलता है वो करके लोकली मार्केट में सप्लाई करते हैं। जैसे अलग अलग बिजनेसेस हमारे हैं, जैसे मैंने बताया। रिजवान साहब, आपसे बात करके इतना प्रिय रहा और दिल के पास रहे हम, तो अब थोड़ा सा इस मोड पे जरा बता दीजिए कि ये पॉजिटिविटी जो आपके अंदर है ये आम आदमी में कैसा है? बहुत सिंपल है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहले तो मैं आपकी ये सवाल की सराहना करूंगा। और बहुत सिंपल बात, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ थोड़ा अपने को मेंटली स्ट्रांग होना है। और मैं आपको बताऊंगा, फ्यू टिप्स दूंगा। देखो, बहुत सारी ऐसी टिप्स है ना, वो मार्केट में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। मैं एक छोटी सी टिप देता हूँ जो शायद आप और आपके दर्शकों ने लाइफ में कभी सुना भी नहीं होगा। कि आज बहुत लोगों को नींद की चैलेंज है। सोने जाते हैं, करवटें बदलते हैं, नींद नहीं आती है 1-2 घंटा। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो 2-2, 3-3 बजे सोते हैं, जहां मैं 3 बजे उठता हूँ। तो मैंने एक टिप दी और हजारों लोगों की नींद की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, जो मैं आपके दर्शकों को देना चाहता हूं कि सोने से 5-10 मिनट पहले एवरीडे, डेली की प्रैक्टिस कर दो। सोने से 5-10 मिनट पहले सर पे हाथ रखो ऐसे, और अपने आप से बोलो, कोई भी लैंग्वेज आपकी जो भी होवे, कि मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। ऐसे 4 से 5 बार बोला, 2-3 बार रिपीट कर लो। हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगी। रोज की जीवन का हिस्सा बना लो कि सोने से पहले मुझे ये करना है। आपको भी करना है, आपके परिवार को भी करना है। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2 से 3 मिनट है। आप रोज करोगे, विद इन फ्यू डेज, आप मेंटली कितने स्ट्रांग है, विद इन फ्यू डेज आपकी स्लीपिंग प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप करके देखो। आप गृहिणी हो, आप बिजनेसमैन हो, बहुत प्रेशर वाले लोग हो, आप लीडर्स हो, जो भी हो, आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। मैं 30 साल से कर रहा हूं। अब सोचो, मैं रोज 3 बजे उठता हूं, तो पीछे सोने का भी है, बराबर है ना। इतना बिजनेस लेके भी हम बैठे हैं, तो सोता भी हूं। तो ये जो एक्सरसाइज छोटी सी है ना, वो बहुत हेल्प करती है। ये कहीं पे भी सुनने नहीं मिलेगा, ये मेरी बनाई हुई है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुदरत की देन है। और दूसरा जो है, दिन में 2-3 बार, जब भी अकेले में हो, आपके पास समय मिले, कहाँ भी हो, कोई भी समय पे अपने आप से बातें करो, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। 4 से 5 बार आप बोलोगे दिन में, 2-3 बार। ऐसे ही पागलों की तरह जैसे सॉन्ग्स, गीत बोलते हो या कुछ भी करते हो, ऐसे आप बोलो, तो उससे फायदा वो होगा कि आपकी प्रेशर की वजह से, आपका टेंशन या स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर के अंदर बीमारियां जन्म होती है। ये जो आप रेगुलर बोलोगे, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, वो बीमारियों को काट देंगे, मार देंगे, खड़ी नहीं होने देंगे। कल जाके रिजल्ट नहीं देगी कि आपको डायबिटीज है या आपको बीपी है या आपको आर्थराइटिस है। हमारे शरीर में वो सब बीमारियां नहीं आएगी, क्योंकि हम 30 साल से पकड़ के रखे हैं। तो आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये छोटी सी चीज है कि मैं तंदुरुस्त हूं। दूसरा है, मैं स्ट्रांग हूं।
मैं स्ट्रांग हूं जब आप बोलोगे एवरी डे, तो आप मेंटली स्ट्रांग होते जाओगे, आपका कंट्रोल आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा, आपका जो मन का कंट्रोल है, क्योंकि आप जो करते हो शरीर नहीं करता है, मन करता है, क्योंकि मन के अंदर डिजायर पैदा होती है। तो मन को काबू करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, यह है कि अपने आप से बातें करिए कि मैं स्ट्रांग हूं। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि कभी भी लाइफ में चैलेंजेस आएगी ना, तो आप हिलोगे नहीं, आप शांत रहोगे, आप स्ट्रांग रहोगे और आपको उसको एक्सेप्ट करोगे। जो भी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आई, आप फाइनेंशियली होवे, फैमिली में प्रॉब्लम आ जावे, हेल्थ वाइज तकलीफ आ जावे, तो आप पॉजिटिव रहोगे जैसे हम पॉजिटिव है, और आपको एक्सेप्ट करोगे, उनके ऊपर काम करके उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करोगे या आप वो प्रॉब्लम में से बाहर निकल जाओगे। तो थोड़ा मी टाइम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, अंदर बहुत मी टाइम है, 15-20 मिनट है, दिन में कहीं समय मिल जाता तो हम बोल लेते हैं, उससे बहुत फायदा होता है, और जो हमें हो रहा है 40 साल से। और मेडिटेशन के लिए आप क्या, मेडिटेशन का कौन सा तरीका अपनाते हैं आप? देखो, मेडिटेशन मैं 1 घंटा करता हूं 40 साल से। तरीका कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है। हालांकि मार्केट के अंदर बहुत सारे मेडिटेशन के अलग अलग तरीके है, बट मेरे पास जो मैं करता हूँ वेरी सिंपल, और आपको भी सजेस्ट करूंगा वेरी सिंपल। पहले तो वो कोशिश करो, सूरज निकलने से पहले उठो। एक कहावत भी है कि जो इंसान को सूरज जगाता है ना, वो इंसान फेलियर है जीवन में, और जो इंसान सूरज को जगाता है वो इंसान जीवन में सफल है। पैसे से बात नहीं कर रहा हूं, जीवन सफल की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो सूरज निकलने से पहले आप उठ गए तो आप सफल हो। सूरज निकलने के बाद 8, 9, 10 पता नहीं कितने बजे उठते हैं लोग, वो आप फेलियर हो अपने जीवन के अंदर, क्योंकि बहुत कुछ आप गवा रहे हो। तो सबसे पहले सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करो। अभी जैसे कि मैंने बताया कि 5:30 से 6 के बीच में आप डिसाइड करो कि मैं 2 मिनट बैठूंगा मेडिटेशन के लिए। कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठने। तो आपको एक जगह घर के अंदर चूज करनी है, वही जगह पे आप बैठो। ट्रैवलिंग में हो तो बात अलग है, पर घर में हो तो एक जगह सिलेक्ट कर लो, वहां जाके आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बैठोगे। कुछ बोलना नहीं, आपके माइंड जहां जा रहा है जाने दो, सिर्फ बैठना इट्स ए ब्लेसिंग ऑफ मेडिटेशन। तो 3 महीने, 6 महीने, 5, 10 महीने आप एक सेल्फ डिसिप्लिन में आ गए मेडिटेशन से, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। एक बात, आखिरी बात, जो यंग बच्चे देख रहे होंगे और उनको लग रहा होगा आप 56 ईयर्स के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और मैं भी उसी उम्र के पास हूं, तो 2 बुजुर्ग बात कर रहे हैं। लेकिन यंग बच्चे बड़े अवसाद पीड़ित हैं, बड़ा उनको फ्रस्ट्रेशन है, उनके ऊपर हाइपर टेंशन है, उसका कोई रेमेडी है आपके पास? देखो, आपने जो बुजुर्ग की बात किया, लेकिन मैं बोलता हूं मैं अभी भी जवान हूं। ओके आप सदा बाहर रहे और जवान रहे, मेरी दुआ है। ओके, बच्चों के लिए देखो, यूथ जो है ना, मेरा बोलता हूं मेरा क्लाइंट से, बच्चे मेरे क्लाइंट से, मेरे वीडियो 1000+ मेरे सोशल मीडिया में वीडियोस है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम में आप देखोगे तो जब बहुत ज्यादा है, उसमें से बहुत सारी टिप्स मैंने यूथ के लिए दी हुई है। बहुत सारे सेशंस भी मेरे यूथ के साथ होता है स्कूल्स में। मैंने इंडिया के अंदर नहीं तो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 50,000 से ज्यादा यूथ को हमने मोटिवेट किया है। तो यूथ के लिए तो मैं इतना बोलूंगा कि पहले तो ये चीज है कि आप की जो एज है ना, वो ब्लेसिंग एज है। तो यूथ ही मेरा टारगेट है, जैसे मैंने बताया। तो मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक बुजुर्ग आदमी, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे काम कर रहे थे, तो भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए और वो बुजुर्ग आदमी को बोला, मांग, मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूं। तो बुजुर्ग आदमी ने भगवान से हाथ जोड़ा और बोला, मेरी जवानी मुझे वापस दे दो। तो जो हमारे जो यूथ है, उसके भगवान की ब्लेसिंग से उनके ऊपर, क्योंकि आप यूथ हो, आप हमारे देश के फ्यूचर के लीडर्स हो, आप ग्लोबल लीडर्स हो, चेंज मेकर हो, आप आर्किटेक्ट हो। आपकी जो लाइफ है ना, वो एक आपके जीवन का फाउंडेशन है। वो फाउंडेशन को आपको पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव स्ट्रॉन्ग बनाना है। हम जिस हिसाब से रह रहे हैं, हम बाहर दुनिया नहीं, देश से बाहर है 40 साल से, फिर भी हमारे देश के साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा लीडरशिप का प्यार भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी अपना नजरिया है देखने का, हम पॉजिटिव देखें,
देखे या नेगेटिव देखे, और हमारे जैसे लोग नेगेटिव देख भी नहीं सकते। इवन 90% भी कोई चीज नेगेटिव रहेगी ना तो भी हमारा काम है वो 10% पॉजिटिव के ऊपर फोकस करो, उनको कैसे डेवलप कर सकते हो ताकि आपके अंदर भी वही पॉजिटिविटी आवे। तो ये जो चीज है ना, ये सब मेरे ख्याल से ज्यादा पॉलिटिकल है, जिसमें हम इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। हम कोशिश करते हैं उससे दूर रहे ताकि हम हमारे काम के अंदर हम फोकस से आगे बढ़ते रहे। तो ये मेरा जवाब होगा। 2050 तक आप 81 साल के होंगे, 81 इयर्स के, और आप कह रहे हैं 70 देशों में आपका कामकाज हो रहा होगा, खास करके इस आपके एनजीओ का, RAF का। मेरी दुआएं हैं आपके साथ, इस काम को पूरा करें। आमीन। और आपसे बात करके सच में आनंद आया। दर्शकों के हवाले करता हूं अगले एपिसोड में अगली बात। तब तक के लिए नमस्कार।